दोस्तों, एक बार फिर हम किसी क्लासेज में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज एक नया टॉपिक लग के आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर। जैसा कि आज ये पता चला है, एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि उत्पादन का एडमिट कार्ड आ गया है। 21 और 22 तारीख को एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में होना है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए या उसी को निगरानी में रखते हुए ये ट्रांसफार्मर चैप्टर एक शॉर्ट रिवीजन की तरह बना रहे हैं, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि जो यूपीआरवीएनएल का एग्ज़ाम है अभी 10 दिनों बाद है, 21 तारीख को 22 तारीख को, तो शॉर्ट रिवीजन के तौर पे पूरा ट्रांसफार्मर हम एक लेक्चर में ही ख़त्म करने वाले हैं। तो इस तरीके से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आसानी से आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो टाइम ना लेते हुए ज़्यादा, आइए अब हम लोग फोकस करते हैं टॉपिक पर। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। नाम से ही कन्फर्म है कि ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफ़र करेगा मतलब ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफ़र करना ही कार्य कहलाता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को देखा जाए तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है, एक स्थिर युक्ति है जो फ्रीक्वेंसी और पावर बिना बदले ही वोल्टेज को बदल देता है, या वोल्टेज को कम करेगा या वोल्टेज को ज़्यादा करेगा। तो मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो पावर और फ्रीक्वेंसी बिना बदले ही वोल्टेज को अप और डाउन कर देता है, अप और डाउन कर देता है। अब अप क्या है और डाउन क्या है? जब वोल्टेज को बढ़ा दे तो अप कहलाएगा, जब वोल्टेज को घटा दे तो वह डाउन कहलाएगा। अब बात आई आगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, एज ए प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बोलते हैं हिंदी में? अन्योन प्रेरण। इतना बात समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब बात करें म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में किसने नियम दिया था? फैराडे ने। किस वैज्ञानिक ने दिया था? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जब किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, तो इसके इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ जनरेट हो जाता है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई सोर्स से जोड़ते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है एज ए अल्टरनेटिंग। जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सोर्स पे सप्लाई से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आता है कि प्राइमरी में जो ईएमएफ जनरेट हुआ, प्राइमरी में ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ, ये हुआ सेल्फ इंडक्शन के कारण, और जो सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट हुआ
सेकेंडरी में जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो किसके कारण हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करें कि जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ये होता है 90 से 98%। क्या होता है? 90 से 98%। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए इसका एफिशिएंसी क्या होता है? उच्च होता है। ये बात समझ में आ गई? जब ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंगें जुड़ी हैं, जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी है, देखते हैं ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से संबंध नहीं रखते। एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से संबंध, इलेक्ट्रिकली ये नहीं जुड़े हैं लेकिन मैग्नेटिकली जुड़े हैं, मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। जो ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़ी रहती हैं, ये दोनों मैग्नेटिकल या मैग्नेटिक रूप से जुड़ी रहती हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना? जो दोनों वाइंडिंगें हैं इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़ी रहती हैं, किस रूप से जुड़ी रहती हैं? मैग्नेटिक रूप से। ये दोनों वाइंडिंगें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। स्टार बनाइएगा। जब हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें, शॉर्ट कर दें तो वह इंडक्शन मोटर की तरह, इंडक्शन मोटर की, या सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दे तो वह इंडक्शन मोटर बन जाता है, तो वह इंडक्शन मोटर बन जाता है। ठीक है? जब हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें तो वह इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करता है या इंडक्शन मोटर बन जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ये देखते हैं। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखेंगे जो फार्मूला होता है अपना ई समानुपाते या ई बराबर 4/5F/N, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये ई एवरेज होता है। क्या होता है? ई एवरेज होता है। जैसा कि पॉलीफेज सिस्टम में या एसी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि आई मैक्सिमम बटा आई आर एम एस बराबर 1.414, और एक पढ़ा था आई आर एम एस बटा आई एवरेज बराबर 1.11। तो उसी तरीके से यहाँ पे आई आर एम एस का मान निकाला जाए, ई आर एम एस बराबर 1.11 इंटू ई एवरेज लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे 1.11 गुणे 4/5F इंटू N। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.445F इंटू N, लिख सकते हैं ना? तो इस तरीके से विद्यार्थियों ERMS बराबर फार्मूला जो मिल गया 4.445F इंटू N, ये अपना
ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण मिल गया। अब चूंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बराबर वी अपान ए, फाई बराबर वी अपान ए, सॉरी, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं फाई अपान ए, चूंकि यहाँ पे फाई बराबर लिख सकते हैं v इंटू ए, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं v इंटू ए, और इसी का मान यहीं पे रख देते हैं, तो ई आर एम एस बराबर 4.44, फाई का मान रख देते हैं v इंटू ए इंटू एफ इंटू एन। तो ये फार्मूला मिल गया। यहाँ से आपको संबंध मिला ई समानुपाते एन पहला, दूसरा मिला ई समानुपाते ए, तीसरा मिला ए विलोमानुपाती 1/f फ्रीक्वेंसी के क्या व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके से नंबर ऑफ करणों की संख्या बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी विद्युत वाहक बल बढ़ेगा। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो एरिया क्या होगा, घटेगा। तो एक अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए बढ़ रहा है तो एरिया क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, इसको अगर प्रूफ करना है तो अमेरिका के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है, जबकि अगर समान रेटिंग की बात की जाए तो अमेरिका के ट्रांसफार्मर यहाँ की अपेक्षा छोटे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए एरिया क्या होता है, कम होता है। ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोगों को फार्मूला क्या मिला। एक मिला ई समानुपाते एन, एक मिला ई समानुपाते ए, एक मिला ए समानुपाते 1/f। ये तीन मिल गया, ध्यान देना। ये तीन समझ में आ रहा ना। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा ई बराबर 4.44 फाई एफ इंटू एन। अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी वाइंडिंग की, तो ईपी बराबर एनपी मिल जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सेकेंडरी की बात किया जाए तो ईएस बराबर मिल जाएगा 4.44 फाई एफ इंटू एन ए, समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आ रहा है ना। अब सेकेंड बटा फर्स्ट से तुम्हें मिल जाएगा ई एस अपान ई पी बराबर एन एस अपान एन पी बराबर के। लिख सकते हैं ना, ई एस अपान ई पी बराबर एन एस अपान एन पी बराबर के। अब के क्या है यहाँ पे, के है अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यही बताता है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। जब भी के का मान एक से बड़ा होगा, तो ये होगा स्टेप अप। क्या होगा, स्टेप अप। जब के का मान एक से छोटा होगा तो क्या होगा, स्टेप डाउन। ये बात समझ में आ गई। के का मान अगर एक से बड़ा हो गया तो स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है, और के का मान एक से अगर छोटा हुआ तो वह स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं?
ये इसको लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन 1। अगर k बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं स्टेप अप, यदि k का मान 1 से बड़ा है। और दूसरा लिख सकते हैं k का मान अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा, ये स्टेप डाउन। इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। किसकी? आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, जो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे ये ऐसा होता नहीं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें लॉस जीरो हो, तो जब लॉस जीरो होगा तो प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर होगा ना। आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर, तो प्राइमरी पावर क्या होगा, EP इंटू IP, और सेकेंडरी में क्या होगा, ES इंटू IS। तो हमें मिल जाएगा IP अपान IS, यहाँ मिलेगा ES अपान EP। तो यहाँ से एक फार्मूला और मिल गया अपना, मिल गया ना। अब इसी को देखें रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के फार्मूले में, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस के फार्मूले में, तो यहाँ भी आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा अपना दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। दूसरा PP बराबर PS, तो PS यहाँ पे क्या होगा, IP स्क्वायर इंटू ZP बराबर IS स्क्वायर इंटू ZS। आइडियल कंडीशन में यहाँ भी होगा I स्क्वायर P इंटू ZP बराबर I स्क्वायर S इंटू ZS। Z क्या है यहाँ पे, इम्पीडेंस। अब बात करें IP अपान IS बराबर क्या होगा, ZS अपान ZP, यहाँ वर्ग होगा तो यहाँ किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो एक संबंध यहाँ से ये मिल गया, IP अपान IS बराबर अंडर रूट ZS अपान ZP। तो इम्पीडेंस वर्गमूल के समानुपाती हो गया। तो यहाँ से एक फार्मूला जो अपना मिला, तो फार्मूला मेन मिल गया आपको, ES अपान EP बराबर NS अपान NP बराबर IP अपान IS बराबर अंडर रूट ZS अपान ZP बराबर K। ये मेन फार्मूला आपको ट्रांसफार्मर के लिए मिल गया। अब यही K डिसाइड करेगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या डाउन है, ये K डिसाइड करेगा। जब K का मान 1 से ज़्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, जब K का मान 1 से कम होगा तो वह स्टेप डाउन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जनरेट हुआ है। तो यहाँ से हो सकता है डायरेक्ट संबंध पूछ ले, या एक न्यूमेरिकल छोटा सा यहाँ से बन सकता है। बात समझ में आ रही है ना। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दें तो क्या होगा, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो पहली बात वाइंडिंग जल जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी जिसमें सप्लाई जोड़ा जाएगा, जिसमें सप्लाई जोड़ा जाएगा, ऐसे इसको बोलते हैं प्राइमरी। तो जल तो गई, लेकिन क्यों जली। अब बात करें, क्योंकि इंडक्टिव कॉइल है तो वहां पे होगा एक्सेल, क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। और एक्सेल बराबर होता फार्मूला 2 पाई F इंटू L होगा। चूंकि
डीसी सप्लाई है इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। तो एक्सएल बराबर 0, एक्सएल बराबर 0 हो गया, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य हो गया तो फार्मूला हम लोगों ने देखा I बराबर V/XL। तो यहाँ पे XL क्या है, 0। तो I क्या मिल जाएगा, यहाँ पे I मिल जाएगा हमें इनफाइनाइट। अगर I इनफाइनाइट मिलेगा तो वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगा। वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन कौन, जिस वाइंडिंग में सप्लाई देंगे जो प्राइमरी वाइंडिंग जलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों? सेकेंडरी वाइंडिंग पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा क्यों? सेकेंडरी वाइंडिंग पर इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़े हैं, वो दोनों मैग्नेटिक रूप से जुड़े हैं। इसलिए अगर एक में सप्लाई दी जाए, एक वाइंडिंग जले तो दूसरे वाइंडिंग पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, इसलिए दूसरे वाइंडिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन समानुपात है 1/2 रिलेक्टेंस। बहुत बार पूछा गया है संबंध। इंडक्शन क्या होता है, रिलेक्टेंस का अपोजिट होता है। क्लियर, रिलेक्टेंस का क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब रिलेक्टेंस का अगर मान बढ़ेगा, रिलेक्टेंस का मान अगर बढ़े तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्लियर, बहुत पूछा गया है। कोर की विशेषता क्या है, बहुत बार पूछा गया, जितनी बार हम कहें उतनी कम है। कोर की विशेषता है हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, लो रिएक्टेंस। ये बहुत बार पूछा गया। कोर की विशेषता है हाई परमेबिलिटी, लो रिएक्टेंस। कोर बना होता है CRGO, पूरा नाम CRGO का कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो CRGO जो कोर बना होता है वो किसका बना था, CRGO का, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का। बात समझ आ गई? जो इसके पत्तियों की मोटाई है या जो इनका जो मेन काम है वो क्या है, इनका जो मेन काम है फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना। इनका जो मेन काम है, वर्क है, फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना। फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना। उनके लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, लेमिनेशन की मोटाई कितना होता है, 0.35 से 0.50 मिलीमीटर mm। क्लियर, ये बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं अगला पॉइंट कि जो ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ आती है, जो हम की आवाज़ आती है, ये किसके कारण आता है। ये ट्रांसफार्मर में गुंजन, इसको बोल सकते हैं हम, हम की जो आवाज़ आती है, आवाज़ क्यों आती है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण। क्या, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, जिसको बोल सकते हैं कोर का कंपन। क्या बोल सकते हैं, कोर का कंपन। इसको बोला गया भाषा में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्या बोला गया,
मैग्नेटोस्ट्रक्शन। तो जो ट्रांसफार्मर में गुंजन का कारण है, जो आवाज़ आती है हमिंग की, वो किसके कारण आता है? कोर कंपन करता है। इस कोर कंपन करने को क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्ट्रक्शन के कारण ये आवाज़ आती है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोर में कोर लॉस होगा और कोर लॉस के अंतर्गत दो आएंगे। कोर लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। कोर लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। संभाल कर रखना इसको। कोर लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। तो कोर लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। और जो कोर लॉस होता है उसको बोलते हैं आयरन लॉस। जो कोर में होता है वो क्या होता है? कोर लॉस जो कोर में होता है वो होता है आयरन लॉस, और आयरन लॉस को बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। क्या बोलते हैं? कोर लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं और कोर लॉस को क्या कहते हैं? आयरन लॉस। और आयरन लॉस को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस। अब आयरन लॉस में क्या? दो प्रकार के लॉस। क्या आयरन लॉस में कितने प्रकार के लॉस? दो प्रकार के लॉस। एक होगा एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, और एक होगा हिस्टेरेसिस लॉस। एक क्या होगा? हिस्टेरेसिस लॉस। अब एडी करंट का जो फार्मूला है, ए का स्क्वायर बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। और हिस्टेरेसिस की बात करें तो डब्ल्यू एच बराबर ए का बी एम पावर 1.6 एफ इंटू वी। वी क्या है? कोर का आयतन। टी क्या है? लेमिनेशन की मोटाई। तो यहाँ पे एडी करंट लॉस को कम करने के लिए पत्तियों को क्या करते हैं? लेमिनेट। पत्तियों को लेमिनेटेड कर दिया जाता है। और जबकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। सिलिकॉन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। सिलिकॉन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। और ये जो आयरन लॉस होता है ये वोल्टेज रेटिंग होता है। वोल्टेज रेटिंग क्या होता है? वोल्टेज रेटिंग। जो आयरन लॉस का परीक्षण किया जाता है ये ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें HV साइड को ओपन रखा जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर का HV साइड जो हाई वोल्टेज साइड है उसको क्या रखा जाता है? ओपन। किसको? HV साइड को, या ट्रांसफार्मर के HV साइड को ओपन रखा जाता है। जो जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं आयरन लॉस नापने के लिए वो LV साइड में लगाते हैं। LV साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो क्लियर? ये आयरन लॉस क्लियर हो गया। आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। आयरन लॉस कोर में होता है और कोर लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं, क्योंकि जो कोर है एक दूसरे से मैग्नेटिक रूप से जुड़ा है, ना कि इलेक्ट्रिकल रूप से। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, एडी करंट लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है, और हिस्टेरेसिस जो लॉस है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? हिस्टेरेसिस लॉस का हिंदी है सैथिल हानियाँ, सैथिल हानि। और एडी करंट का हिंदी है भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि। विद्यार्थियों हम ऐसा पढ़ा देंगे कि कन्फ्यूजन नाम का कोई शब्द नहीं रह जाएगा। बशर्ते हमारा साथ दीजिए।
और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आप हमारे वीडियो को देखकर अपना सिलेक्शन लें, जो अपना लक्ष्य बनाकर रखें उस पर सिलेक्शन आपको मिले। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा, क्योंकि अभी ये ट्रांसफार्मर पूरा चैप्टर चलेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक पॉइंट और स्टार बनाइएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़े हैं, बार बार बता रहे हैं, दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़े हैं, वो मैग्नेटिक रूप से जुड़े हैं। जब इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़े हैं एज ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है? इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? अब बात करें, एक पॉइंट और बनाइएगा। प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ईपी सेल्फ इंडक्शन के कारण पैदा होता है। सेल्फ इंडक्शन के कारण, किसके कारण? सेल्फ इंडक्शन के। और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएस क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। म्यूचुअल इंडक्शन किसके कारण होगा? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होगा। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए या एमवीए या वीए में होती है। केवीए, एमवीए या वीए में होती है। इसको बोलते हैं अपरेंट पावर। क्या बोलते हैं? अपरेंट पावर। तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? अपरेंट पावर में होती है। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से बने, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, इनमें से कोई नहीं, तो यह ध्यान देना, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है अपरेंट पावर में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर बनाते समय इसके लोड को डिजाइन नहीं किया जाता, या ट्रांसफार्मर को बनाते समय या डिजाइन करते समय लोड का पावर फैक्टर पता नहीं होता। तो क्या हो सकता है? अपरेंट पावर में क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते समय लोड का पावर फैक्टर पता नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? अपरेंट पावर, केवीए, एमवीए या वीए में होती है। ये बात समझ में आ गई? अब एक संबंध होता है केडब्ल्यू और केवीए में, केडब्ल्यू बराबर केवीए इंटू कॉस फाई। बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। डायरेक्ट हो सकता है संबंध ही पूछ ले, या हो सकता है इस पे एक न्यूमेरिकल पूछ ले। हो सकता है डायरेक्ट संबंध पूछे, या हो सकता है एक न्यूमेरिकल पूछ ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रांसफार्मर अपरेंट पावर को चेंज नहीं करता है। अपरेंट पावर को चेंज नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसफार्मर अपरेंट पावर को चेंज नहीं करता। क्लियर? आगे, नो लोड करंट, फुल लोड का 2 से 5% होता है। फुल लोड का कितना? 2 से 5% होता है। इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं हम सबको। नो लोड करंट जो होता है वो फुल लोड करंट का 2 से
5% होता है। और नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो होता है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो होता है वो 75 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। 75 डिग्री से अधिक, ऐसे लिख सकते हैं, नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो होगा 75 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल 75 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। और नो लोड पावर फैक्टर बहुत कम होता है, नो लोड पावर फैक्टर बहुत कम होता है, लगभग 0.2 से 0.3, 0 से 0.3 के आसपास। क्लियर। अब बात करें नो लोड करंट बराबर अंडर रूट नो लोड करंट बराबर एक्टिव कंपोनेंट का वर्ग प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का वर्ग, ये है नो लोड करंट। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम IW बराबर I0 cos फाई एक्टिव कंपोनेंट, IM बराबर I0 sin फाई रिएक्टिव कंपोनेंट। ये होगा एक्टिव कंपोनेंट और ये होगा रिएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट। अब एक्टिव पावर की बात करें, एक्टिव पावर W बराबर V I0 cos फाई, ये हो गया एक्टिव पावर। अब बात करते हैं रिएक्टिव पावर का। रिएक्टिव पावर W बराबर V I0 sin फाई, ये हो गया अपना रिएक्टिव पावर। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल। एक्टिव कंपोनेंट और ये अपना क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट, दोनों के वर्ग का योग क्या मिलेगा, नो लोड करंट या नो लोड धारा। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कहीं मिलेंगे नहीं आप लोगों को, और ये सब एग्जाम में आएगा उत्पादन में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं। टेस्ट, परीक्षण किया जाएगा। अब आइए टेस्ट। टेस्ट एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और एक आयरन लॉस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस प्लस आयरन लॉस इन दोनों का जो टेस्ट किया जाता है ये ओपन सर्किट टेस्ट, और ये बोले जाते हैं कांस्टेंट लॉस। क्या बोले जाते हैं, कांस्टेंट लॉस। ये बात समझ में आ गई, क्या बोले जाते हैं दोनों, आयरन लॉस। क्लियर। इसमें HV साइड को ओपन रखा जाता है,
ओपन रखा जाता है और एलवी साइड को या एलवी साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉपर लॉस की। ये तो हो गया आयरन लॉस। अब बात करते हैं कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस इसको वेरिएबल लॉस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल लॉस, जो लोड पे डिपेंड करता है। फार्मूला है WC बराबर I²/R। तो ये लोड पे डिपेंड करता है। लोड कम रहेगा तो कॉपर लॉस कम रहेगा, लोड ज़्यादा रहेगा तो कॉपर लॉस ज़्यादा रहेगा। और इसका जो परीक्षण किया जाता है या इसका जो टेस्ट किया जाता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें एलवी साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है। एलवी साइड को क्या किया जाता है? लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है और एचवी साइड में सभी इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं मेजर करने के लिए कि कितना लॉस है। क्लियर? और इसमें जो सप्लाई देते हैं फुल लोड का 5%, और इसमें जो सप्लाई देते हैं सप्लाई वोल्टेज फुल लोड का, फुल वोल्टेज का, और इसमें अधिकतम वोल्टेज का जो इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई अधिकतम वोल्टेज का 5%। कितना? अधिकतम वोल्टेज का 5% दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतम वोल्टेज का कितना परसेंट सप्लाई दिया जाता है कॉपर लॉस में? 5%। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बैक टू बैक टेस्ट। एक टेस्ट जो है ये बैक टू बैक टेस्ट, बैक टू बैक अथवा हॉपकिंसन टेस्ट। बैक टू बैक अथवा हॉपकिंसन टेस्ट। ये दोनों किस लिए किया जाता है? ये दोनों टेम्परेचर को पता करने के लिए हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है। ये टेम्परेचर पता करने के लिए ये दोनों टेस्ट किया जाता है। क्या? टेम्परेचर कैलकुलेट। तो बैक टू बैक टेस्ट बोलो या हॉपकिंसन टेस्ट बोलो, ये दोनों टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए बैक टू बैक या हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है। ये बात समझ में आ गया? आगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ये कहता है कि फुल लोड के रिस्पेक्ट में, क्या? वोल्टेज रेगुलेशन फुल लोड के रिस्पेक्ट में, फुल लोड के रिस्पेक्ट में नो लोड से फुल लोड में वोल्टेज का अंतर, नो लोड से फुल लोड में
वोल्टेज अंतर, वोल्टेज अंतर ही क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। इसलिए इसका जो फार्मूला बनेगा वो मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन बराबर VNL माइनस VFL अपान VFL गुणे 100। मतलब फुल लोड के रिस्पेक्ट में, नो लोड से फुल लोड में वोल्टेज अंतर, क्या वोल्टेज अंतर आया नो लोड से फुल लोड करने में, लेकिन फुल लोड के रिस्पेक्ट में तो VNL माइनस VFL अपान VFL गुणे 100। यहाँ पे 3-4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक पॉइंट ये ज़रूरी है कि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा, जितना वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। ये बात समझ में आया? वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, और वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही खराब होगा। अब एक बात करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन VR बराबर NL माइनस VFL अपान VFL गुणे 100, तो फार्मूला था। अब कहा गया कि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पर ही संभव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पर ही संभव है, ये फॉलो करना चाहिए। थीटा बराबर tan इनवर्स R/X, ये फॉलो करे, थीटा बराबर tan इनवर्स R/X। और निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी लीडिंग पावर फैक्टर पर ही मिलेगा, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ मिलेगा? ये भी लीडिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा। मतलब जीरो और निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा, जबकि पॉजिटिव और यूनिट, जबकि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पे मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर मिलेगा। जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा किस पे मिलेगा? लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा। और पावर फैक्टर यूनिट भी मिलेगा कब? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन यूनिट पर भी मिलेगा, यूनिट पावर फैक्टर पर भी मिलेगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पे मिलेगा और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन यूनिट पे मिलेगा,
लेकिन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ मिलेगा? लीडिंग पावर फैक्टर पर ही संभव है, क्योंकि थीटा बराबर tan इनवर्स R/X फॉलो होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उत्पादन में बनेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पहले हम करते हैं संरचना के आधार पे, एज ए कंस्ट्रक्शन के आधार पे। पहला कंस्ट्रक्शन के आधार पर। अब बात करते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कोर, दूसरा सेल, तीसरा वैरी। अब कोर में जो फ्लक्स का पथ होता है, पथ की संख्या कितना हो गया? रास्ता जो होगा मतलब चुंबकीय मार्ग की संख्या क्या होगा? 1। और सेल में क्या होगा? चुंबकीय मार्ग की संख्या 0, 2। और इसमें चुंबकीय मार्ग की संख्या क्या होगा? अनेक, मतलब जिसका कोई पता ना हो, ढेर सारे होंगे। क्लियर? इसका जो यूज करेंगे, किसका? कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो हाई वोल्टेज लो करंट। क्या? हाई वोल्टेज लो करंट। हाई वोल्टेज लो करंट, और इसमें लीकेज बहुत ज़्यादा होगा। लीकेज फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। लीकेज फ्लक्स सबसे ज़्यादा किसमें होगा? कोर टाइप में। अब सेल टाइप का जो सेल टाइप को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, सैंडविच ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सैंडविच ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर को। सेल टाइप ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? सैंडविच ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, या सैंडविच टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। लो वोल्टेज हाई करंट के लिए इसका यूज कहाँ करेंगे? लो वोल्टेज हाई करंट कहाँ करेंगे? लो वोल्टेज हाई करंट। और इसका यूज करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो यूज करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में करते हैं। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं किसका? सेल टाइप। किसमें? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। और इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है कोर की अपेक्षा कम होता है। लीकेज फ्लक्स कोर की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। अब वेरी की बात करें, लीकेज फ्लक्स सबसे कम होगा। लीकेज फ्लक्स सबसे कम होगा, और इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के गुण, कोर भी और प्लस सेल भी, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है? इसे उच्च पावर वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसका जो यूज है उच्च हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से। अब बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है?
ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वप्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम करता है, सेल्फ इंडक्शन एज ए स्वप्रेरण, और इसमें एक वाइंडिंग ही प्रयोग की जाती है। इसमें एक वाइंडिंग ही प्रयोग की जाती है जिससे तांबे व भार में 33.33% की बचत होती है। बहुत पूछा गया है। 33.33% की बचत होती है, और इसकी जो दक्षता होती है कितना होता है, 98%। ऑटो ट्रांसफार्मर की दक्षता 98%। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर की बात करें। ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर प्राइमरी टू सेकेंडरी दोनों प्रकार की वाइंडिंगें। अब बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर। ऑटो पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो पावर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है जो अपना प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग किसके कारण जुड़े हैं, इंडक्शन होगा मैग्नेटिक के कारण। इंडक्शन दोनों में क्या होगा, इंडक्शन होगा मैग्नेटिक रूप से, मैग्नेटिक रूप से, जबकि जो कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिकली रूप से। कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिकली रूप से। ये समझ में आ रहा है ना। ऑटो पावर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, तो जो प्राइमरी से सेकेंडरी में इंडक्शन होगा वो मैग्नेटिकली रूप से होगा, लेकिन जो कंडक्शन होगा जिसमें विद्युत धारा फ्लो होगी वो किसके दौरान होगा, इलेक्ट्रिकली रूप से। ये बात समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, इम्पीडेंस का मान इतना कम होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में इम्पीडेंस का मान इतना कम होता है कि उसका धारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ब्लास्ट होता है तो शॉक बहुत ज़्यादा लगता है। इससे बड़ी दिक्कतें और परेशानियां होती हैं। और इसका यूज जो करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज आर रिक्वायर्ड, जहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में भी प्रयोग किया जाता है, ट्रैकिंग के भी काम में लिया जाता है, रेगुलेटर के तौर पर यूज किया जाता है, स्टेबलाइजर के तौर पर भी यूज किया जाता है। अगर इसी में ऑटो ट्रांसफार्मर में 8 से 10 स्टेपिंग कर दी जाए, ऑटो ट्रांसफार्मर में 8 से 10 स्टेपिंग कर दी जाए तो यह वैरिएक का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अब आगे बात कर टेपिंग स्विच। टेपिंग स्विच है, टेपिंग स्विच का उपयोग वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है, और यह सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में
लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाया जाता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के, एक आया अपना सीटी और एक आया पीटी। सीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप वोल्टेज और करंट स्टेप डाउन। और पीटी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर? अब इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? मेजरमेंट एज ए इंस्ट्रूमेंट। तो सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? अधिक मान के करंट को कम मान के करंट में बदलकर नापता है। और इसी तरीके से पीटी उच्च वोल्टेज के मान को निम्न वोल्टेज करके नापता है। तो इसमें बात करें जो सीटी है, इसके जो सीटी की बात करें तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या, प्राइमरी में टर्नों की संख्या 1 से 2 होती है, 1 से 2 टर्न। और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है। सेम इसी का उल्टा पीटी में प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होती है। क्लियर? इसके जो रेशियो बनाया जाता है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जैसे 5/10 एम्पियर या 5/20 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है? मतलब अगर प्राइमरी में 20 एम्पियर आ रहा है तो सेकेंडरी में वो 5 एम्पियर पढ़ रहा है। ठीक है? अगर प्राइमरी में 20 एम्पियर आ रहा है तो सेकेंडरी में कितना पड़ेगा? 5 एम्पियर पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 110 वोल्ट ऑब्लिक 11,000 वोल्ट, मतलब अगर 11,000 वोल्ट सप्लाई दिया जाए तो वो कितने में कनेक्ट करके पड़ेगा? 110 वोल्ट में। तो बात समझ में आ गया? अधिक मान के करंट को कम मान के करंट में बदल कर सीटी द्वारा नापी जाती है, जबकि पीटी अधिक वोल्टेज के मान को कम वोल्टेज में करके पीटी द्वारा नापी जाती है। तो ये रहा सीटी और पीटी। अब 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पावर ट्रांसफार्मर, तो ये जो इफिशिएंसी अपना उच्च देगा वो 100% लोड पर अच्छी इफिशिएंसी देगा, अच्छी इफिशिएंसी देगा। लेकिन यही अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये लगभग 50% लोड पर अच्छी इफिशिएंसी देगा। बहुत बार आया है, पावर ट्रांसफार्मर 100% लोड पर अच्छी इफिशिएंसी देगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% लोड पर अच्छी इफिशिएंसी देगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक अपना रहेगा 3 फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन। इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना यूपीपीसीएल में सिलेक्शन फाइनल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।